सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है ना, बॉम्बिंग कर रहा है। तो क्या मुद्दा है आखिर में हम जानेंगे, क्योंकि एक जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होगा कि रशिया कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है। तो उसको मैपिंग के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर कहाँ पे है, ये कहाँ पे लाई करता है, ये मैप में देखेंगे। और साइड में आप मैप देख सकते हो, मैप से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर ये दोनों कंट्रीज कहाँ पे हैं मैप में। ओके, मतलब बिहाइंड द ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट क्या रीजन है ऐसा जिसकी वजह से ये हो रहा है। हम थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर कहाँ से ये शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट और क्यों रशिया यानी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो क्यों यूक्रेन के पीछे पड़े हुए हैं हाथों के, क्यों वहाँ पे अटैक हो रहा है। तो आज जो है 5वां दिन है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ 28 फैब को, जो महीने का लास्ट डेट है उस दिन बना रही हूँ। तो आज जो है 5वां दिन चल रहा है वॉर का। तो आज हम देखेंगे कि आखिर क्या रीजन है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज शिल्पा सरोज एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हो न्यूज, तो आप देख रहे होंगे कि रशिया ने जो है अपने टैंक्स, अपने सोल्जर्स जो है तैनात कर दिए हैं और अटैक शुरू हो गए हैं। यूक्रेन के जो भी सेपरेटिस्ट एरिया था वहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग करी है। तो ये सीन यहाँ से शुरू होता है। तो अभी का क्या सीन है, जब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने ज्यादा वॉर का सिचुएशन पैदा हो गई है और यहाँ पे इतना बॉम्बिंग हो रही है, तो वहाँ पे जितने भी ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह हैं वहाँ से लोगों को हटाया गया है। और वहाँ की जो सरकार है, यानी कि यूक्रेन की बात करें, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो उन्होंने क्या किया, वो एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो उनका जो बैकग्राउंड है वो एक पॉलिटिशियन का नहीं है, वो एक एक्टर रह चुके हैं और कॉमेडियन भी थे। ओके, सो ऐसा कहा जाता है कि उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है पहले से, तो वो क्या ही उनका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो कैसा एक्शन कर रहे हैं। तो काफ़ी उन्होंने तो अभी बयान भी दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों के लिए एक्टिव हैं और उन्होंने पीछे नहीं हटने वाले हैं, वो डट कर सामना करेंगे हम रशिया का, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी सिविलियन हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे गन से उनको जो लकड़ी का जो गन होता है उससे उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वो खुद को सेल्फ को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है मिलिट्री के साथ मिलकर। तो ये अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन बचा नहीं है एक्चुअली में। तो आइए इसके पहलू थोड़ा नजर डालते हैं कि आखिर हुआ कब से। देखिए 10 नवंबर 2021 की बात करें तो उस समय ऐसा पहली बार हुआ जब रशिया ने अपने सोल्जर्स, अपने मिलिट्री सोल्जर्स जो थे उनको वहां पर तैनात किया, यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात किया करना शुरू कर दिया। ये पहली बार 10 नवंबर 2021 को हुआ। तो ऐसा मतलब प्रिडिक्ट किया गया कि 28 नवंबर 2021 तक रशिया जो है 1 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री ट्रूप्स जो है तैनात करेगा यूक्रेन पे और हमला जो है वो शुरू हो जाएगा। और कहा गया कि मिड जनवरी से फेब तक जो है हमला हो सकता है। यूएस इंटेलिजेंस को ये न्यूज मिली और उसने क्या किया, जॉय बिडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जॉय बिडेन, उन्होंने रशिया को धमकी दी कि अगर यूक्रेन पे किसी ने भी हमला बोला या इन्वेजन करा किसी प्रकार का तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और बहुत सख्त जवाब मिलेगा अगर किसी ने ऐसा इन्वेजन करा तो। यूएस इंटेलिजेंस का कहना था कि 16 फरवरी वो दिन था जब रशिया जो है वो हमला बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, रशिया को बहुत मजा आया कि हमने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, हमें ऐसा करना नहीं था, लेकिन यूएस फालतू में इतना उछल रहा है, ये कहना था उसका। तो रशिया डिस्कलेट कर रहा है। तो ये जो न्यूज थी वो फेक निकली। एक्सपर्ट्स का कहना था कि चाइना जो है वो रशिया पे दबाव बना रहा है कि ऐसा हमला या ऐसा तरीके का इन्वेजन ना करें, क्योंकि उस समय याद होगा आपको कि बीजिंग ओलंपिक चल रहा था। ओके, तो उस समय वो चाहता था, चाइना चाहता था कि बीजिंग ओलंपिक किसी भी तरीके से हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन ना हो रशिया के द्वारा, इसलिए वो उस पर दबाव बना रहा था कि ऐसा कुछ भी ना करें। तो रशिया ने इस चीज को माना और 20 फरवरी 2021 को याद होगा आपको कि वहां पे बीजिंग ओलंपिक खत्म हुआ। ठीक उसी के एक दिन बाद यानी 21 फरवरी 2021 को ही जो व्लादिमीर पुतिन है यानी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने ये बताया कि ईस्टर्न यूक्रेन में 2 सेपरेटिस्ट एरिया हैं। पहले का नाम है डोनेट्स्क, दूसरा का नाम है लुहांस्क। डोनेट्स्क की बात करें तो कुछ 1.5 मिलियन वहाँ पे पॉपुलेशन है। अगर हम लुहांस्क की बात करें तो वहाँ पे अप्रॉक्स 2 मिलियन पॉपुलेशन है। ओके, तो इनका ये कहना था कि ये जो 2 सेपरेटिस्ट एरिया हैं इसको ये इंडिपेंडेंट एरिया की तरीके से अब रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, इनको ये अपना समझते हैं, ये इन्होंने जारी कर दिया है बयान और इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ये अब 2 हैं जो है वो हमारे एरिया के अंडर में आएंगे, जो कि ऐसा एक तरीके से कहा जाएगा तो जबरदस्ती का काम हुआ। अच्छा, अब हम बात करेंगे डोनेट्स्क और रशिया की। ओके, तो आप मैप में देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मैप में, समझते हैं कि रशिया कहाँ पे, आप मैप में देख पाओगे
तो जैसे कि मैं यहाँ पे लैपटॉप में देख रही हूँ, आप ये मैप में देखिए, मैप में आपको दिख रहा है ये जो पोर्शन है ये बड़ा सा ये दिख रहा है आपको, रशिया का पोर्शन है। ओके, अब रशिया का पोर्शन ये पूरा है, ये पूरा रशिया है और यहीं पे ठीक। अब आप दूसरा मैप देखेंगे, दूसरे मैप में आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे रशिया है और ये यहाँ पे यूक्रेन है। ओके, येलो कलर का पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये यूक्रेन का पोर्शन है। यूक्रेन में आप देख रहे हैं लिविव और कीव यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम देखें कि इसके अगल बगल कौन से नेबरिंग कंट्री ये भी हम देखेंगे। पहले आप ये समझ लो कि रशिया यहाँ है और इसका बॉर्डर यहाँ से टच होता है यूक्रेन से। ओके, अभी का हाल का क्या स्थिति है आप देख पा रहे हो इस मैप में। यहाँ पे आप देख रहे हो बेलारूस है, इधर मोल्डोवो है, इधर नीचे क्रीमिया है। क्रीमिया के बारे में अभी आप बताएंगे हम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रशिया ने अपना टैंक लगाना शुरू कर दिए हैं। बेलारूस में फिट कर दिया टैंक। ओके, और जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी टैंक इन्होंने लगा दिया है, मिलिट्री फोर्स लगा दी है। तो यहाँ पे आप नीचे देखो क्रीमिया ये तो कैप्चर कर ही लिया था, तो यहाँ पे भी लगा चुका है, यानी तीनों तरफ से जो है इनको कैप्चर कर चुके हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि पूरी तरीके से अटैक करने के लिए अब पूरा अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ये अटैक करना शुरू कर दिए। 5वां दिन चल रहा है, इस तरीके से इनको पूरी तरीके से कैप्चर करा इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो 1,90,000 रशियन ट्रूप्स जो है इन्होंने यूक्रेन के डोर स्टेप पे जड़ दिया। अब कुछ क्या होगा आगे वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए डोनेस्क और लुहांस्क की बात करें, देखिए और मैप में देखिए, इस मैप में आपको यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर दिख रहा है और ठीक इसी के जस्ट बॉर्डर के पास ही लुहांस्क है, उसी के बगल में डोनेस्क है। ये दोनों की बात करें अगर, तो ये दोनों जो है सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया थे। सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया मतलब जो कि यूक्रेन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। ओके, और ये बॉर्डर है, रशिया के बॉर्डर पे ये स्थित है, इसलिए इसको ऑक्युपाइड किया गया है रशिया के द्वारा। तो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है रशिया का, लेकिन इन्होंने क्या कहा, ये कहा कि हाँ भाई ये दोनों जो एरिया है ये अब हम इसको इंडिपेंडेंट एरिया से घोषित करते हैं और इसको हम इसी तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई हमारे अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीके से आप देख पा रहे हो इमेज में, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये बॉर्डर आप देख पा रहे हो। अब बात करते हैं कि 2014 का समय था, तो उस समय क्या हुआ, रशिया ने ऑक्युपाइड कर लिया किसको, क्रीमिया। ठीक इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ठीक इस मैप में देखिए आप, नीचे का जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है ये क्रीमिया है। इस पोर्शन को ये देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़े मैप पे दिखा रही हूँ, रशिया इधर है, यूक्रेन यहाँ पे है और नीचे आप देख पा रहे हो ये क्रीमिया है। ओके, ये आप ब्लैक सी है, ब्लैक सी के जस्ट ठीक ऊपर क्रीमिया है। अब भाई जिसका क्रीमिया हो गया और ब्लैक सी भी तो उसी का हो गया ना, ऐसे तो ऑब्वियसली बात है, मेरा जगह थोड़ा सा ये होता तो हम पूरा ही हड़प लेते हैं। तो वही वाला सीन है, यहाँ पे नीचे क्रीमिया दिख रहा है आपको। क्रीमिया को इन्होंने 2014 में, यानी रशिया ने 2014 में क्रीमिया को क्या किया, ऑक्युपाइड कर लिया। ओके, कैप्चर कर लिया। अच्छा यही समय था, यानी सेम ईयर था, 2014 का ही समय था जब डोनेस्क और लुहांस्क जो है ये अलग हुए थे यूक्रेन से। ओके, तो ये जो है ये बने सेपरेटिस्ट एरिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रशिया ने इसको सपोर्ट करा, ये जो सेपरेटिस्ट एरिया थे इनको सपोर्ट करा और अपने मिलिट्री भेजी, वहाँ पे मिलिट्री तैनात कर दी इनको उनके सपोर्ट में। उसके बाद जो है बाउंड्री लाइन बन गई। अभी दोनों के बीच में, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में एक बॉर्डर लाइन बन गई। उसके बाद उस एरिया में जंग छिड़ गई थी, तो उसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया रशिया ने। उसके बाद रशिया ने काफी तरीके से हेल्प करी उन लोगों की, जैसे मान लीजिए मिलिट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, कोविड वैक्सीन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करी, रशियन पासपोर्ट के लिए काफी ज्यादा वहाँ पे लोगों को हेल्प करी। उसके बाद 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट होता है। मिन्स्क एग्रीमेंट में होता क्या है, तो यहाँ पे इस एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि जो यूक्रेन है इन दो एरिया को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करें, ये कहना था इनका। तो इस मिन्स्क एग्रीमेंट में हम क्या देखेंगे कि इसमें ये कहा गया कि भाई यूक्रेन जो है वो इस दो जो टेरिटरी है इसको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करे, इन एरियाज को। ओके, और इस तरीके से आगे से कोई भी वॉर की सिचुएशन ना आए, इसलिए इसको जो है कोई भी फॉरेन प्रेशर उसको रिमूव करिए और ऐसा आइंदा से ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्राइसिस का सिचुएशन आ जाए। तो उसके बाद पुतिन ने, जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस चीज़ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अपनी यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच में तनाव शुरू हो गया, रशिया के बीच में, कि रशिया कहीं इन्वेजन ना कर दे। ये चीज़ यहाँ से शुरू होता है प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये 4 चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। वो पहला है यूएसएसआर, ठीक है, ये क्या है, यूक्रेन, रशिया और नाटो, ये 4 के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूएसएसआर क्या है। लोग समझते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है उनको कि रशिया क्या यूएसएसआर है कि अलग है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखिए यूएसएसआर का मतलब होता है द सोवियत यूनियन। ओके, इसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। देखिए ये जो है एक सोशल स्टेट था और ये पूरा यूरेशिया में फैला हुआ था। यूरेशिया आप समझ रहे हैं, ये मैप में आप देखिए ये पूरा यूरेशिया का पोर्शन है और ये कब से कब तक था, 1922 से 1991 तक था। ओके,
और ये जो है इसमें बहुत सारे मल्टीपल नेशनल रिपब्लिक्स थे और बहुत सारे कंट्री इसमें शामिल थे। तो ये जो है 1922 में फाउंड हुआ था और इसका एरिया कुछ 22.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होगा। और ये कब डिज़ोल्व हो गया, मतलब इसको कब बंद कर दिया गया, मतलब डिज़ोल्व मतलब ख़त्म कर दिया गया, तो 1991 में इसको जो है ख़त्म कर दिया गया। अब इसमें जितने भी कंट्रीज़ थे, कितने कंट्रीज़ थे ये बताना ज़रूरी है। देखिए इसमें बात करें तो 15 सोवियत यूनियन कंट्रीज शामिल थे जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हो गए हैं, और वो थे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये सारे कंट्रीज़ थे, ये सब एकदम इंडिपेंडेंट हो गए जब ये टूटा यूएसएसआर। तो यानी कि रशिया इसका पार्ट था पहले, लेकिन अब नहीं है। तो ये सारे ही इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए हैं, ठीक है। ये समझिए इंडिपेंडेंट स्टेट कह सकते हैं कि यूएसएसआर का पार्ट थे सारे 15 जो स्टेट्स हैं सारे ही पार्ट थे, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हो गए तो सब अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यूएसएसआर का पार्ट नहीं है यूएसएसआर, समझ में आया आपको। रशिया की बात करेंगे अब। देखिए रशिया की बात करें तो रशिया जो है सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे पहला कंट्री, ये समझते हैं आप। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि रशिया की बात करें तो देखिए रशिया की बात करें तो रशिया जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि ईस्टर्न यूरोप से लेकर नॉर्दर्न एशिया तक फैली हुई है। ये लार्जेस्ट कंट्री जैसे कि मैंने अभी बताया पूरे वर्ल्ड में, इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो रशिया की बात करें तो ये देखिए 1/8 अर्थ का इनहैबिटेबल लैंड मास यहीं पे मिलता है, रशिया से ही मिलता है, ओके। मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये, 9th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इसी में है। इसका अगर हम पावर की बात करें तो इसका मिलिट्री पावर बहुत ही तगड़ा है, जैसे कि मैं आगे बताऊंगी आपको। बस इतना समझिए रशिया कहाँ पे है, कहाँ पे लाई करता है, ये चीज़ समझिए। और सबसे बड़ा देश यही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे होता है, यहीं पे है। अब बात करेंगे यूक्रेन की देख लेते हैं यूक्रेन के बारे में। देखिए यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो है एक ईस्टर्न यूरोप का कंट्री है और ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया यूरोप में। अगर बात करें तो ये यूरोप का मैप है, आप देख पा रहे हो, यूरोप में यूक्रेन पड़ता है। रशिया के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज यूरोप में, ओके। और इसकी बात करें यूक्रेन तो ये बॉर्डर शेयर करता है किससे, बेलारूस से नॉर्थ में, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी से वेस्ट में, रोमानिया और मोल्दोवा से साउथ में। और इसका कोस्ट लाइन है जैसे कि देख पा रहे हो सी ऑफ अजूब और ब्लैक सी से, ठीक है। और 8 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे यूरोप में। और इसका लार्जेस्ट सिटी जो है कीव है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहीं पे हमला हुआ है और काफ़ी बॉम्बिंग यहाँ पे की गई है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन अभी चल रही है। तो ये हो गया यूक्रेन के बारे में। अब बात करेंगे नाटो के बारे में। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप चीज़ें आगे पढ़ोगे तो आपको होगा दिक्कत, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको चीज़ें क्लियर करने पड़ना ही ज़रूरी है। तो अब नाटो की बात करेंगे। देखिए नाटो की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं। ये एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 28 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसी के बाद ये इस्टेब्लिश्ड हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो ये जो है नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ये कब साइन हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को, यानी 4 अप्रैल 1949 को ये हुआ था। अब 30 कंट्री के नाम है, ये आप देख सकते हो, ये 30 कंट्री के नाम है, इसमें से आपका यूक्रेन नहीं है, ओके। यूक्रेन की बात करें तो ये जो है, अब नाटो का मतलब क्या, नाटो देखिए नाटो एक ऐसा सिस्टम है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम है जहाँ पे ये होता है कि सारे ही मेंबर जो हैं वो इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट होंगे और उनके बीच में एक मध्यस्थता होती है, म्यूचुअल डिफेंस होता है और वो लोग ये रिस्पॉन्स करते हैं जैसे कोई भी उनके ऊपर थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल पार्टी अटैक करती है तो सारे देश मिलके उन पे अटैक करेंगे, ये होता है। इसलिए यूक्रेन जो है उन पे मिलना चाह रहा था और रशिया जो है ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने, इसलिए यहाँ पे ये पूरा मसला जो है, ये पूरा जो लड़ाई छिड़ गया ये इसी वजह से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये फाउंडिंग हुआ तो न्यू मेंबर इसमें इंक्रीज़ होने लगे, ठीक है। तो पहले 12 कंट्रीज़ थे, अब 30 हो गए। तो जो जल्दी में जो अभी ऐड हुआ हुआ है नॉर्थ मैसेडोनिया, 27 मार्च 2020 को हुआ है। तो नाटो ने बोस्निया और हर्जेगोविना और जॉर्जिया और यूक्रेन को एक एस्पायरिंग मेंबर के तौर पे समझाया इसको, ओके। इनको इस श्रेणी में रखा एस्पायरिंग मेंबर्स के। तो व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है नॉन मेंबर रशिया जो हैं, उन्होंने ये डिमांड किया है कि भाई नाटो जो है भाई कभी भी इसको एक्सेप्ट ना करें यूक्रेन को। देखिए रशिया ने जॉर्जिया को ऑक्युपाइड किया 2008 में, उसके बाद 2014 में क्रीमिया को ऑक्युपाइड किया, ओके। और भी देखिए 2 टेरिटरी हैं जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं, कहाँ की, कॉकेसस की। उनका नाम क्या है, अबखाजिया और साउथ ओसेशिया। तो ये जो 2 टेरिटरी हैं इनको भी ऑक्युपाइड कर लिया है रशिया ने, जॉर्जिया के जब जॉर्जिया को ऑक्युपाइड किया तो उसी के साथ साथ ये 2 टेरिटरी को भी ऑक्युपाइड कर लिया। अच्छा, देखिए आप जॉर्जिया का पोर्शन देख पा रहे हो,
तो इसमें आपको दिख रहा है मोल्डोवो, ओके। तो जॉर्जिया का जो 20% है वो रशिया के द्वारा ऑक्युपाई किया गया, यानी जॉर्जिया अगर हम देखें, आप इसमें मैप में देखिए, तो जॉर्जिया का जो 20% है वो रशिया के द्वारा ही ऑक्युपाइड किया गया है, ओके। तो मोल्दोवा जो है वो ईस्टर्न यूरोप में एक कंट्री है। मोल्दोवा जो है ईस्टर्न यूरोप में कंट्री है, ये भी सेपरेटिस्ट एरिया है। ऐसा नहीं है कि नाटो ने हेल्प नहीं करी, नाटो ने देखिए मिलिट्री ट्रूप्स भेजी है, कहाँ भेजी है देख पा रहे हो आप डायग्राम, आप देखिए डायग्राम में। देखिए नाटो ने अपने मिलिट्रीज को वहाँ पे तैनात करा है। 5000 ट्रूप्स जो है वो पोलैंड में, 4000 रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया में यहाँ पे ट्रूप्स अपने भेजे हैं। लेकिन हाँ, यूक्रेन में नहीं, यूक्रेन जो है वो मेंबर नहीं है नाटो का, इसलिए तो यूक्रेन पर अगर हमला हो भी जाए तब भी नाटो जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा मिलिट्री असिस्टेंस, एक तरीके से देखा जाए तो। अदर हेल्प करा गया है नाटो के द्वारा यूक्रेन के लिए, आर्म्स भेजा है, वीपन्स, फाइनेंशियल हेल्प करता है, लेकिन ये इस तरीके से मिलिट्री हेल्प नहीं करेगा। तो यूक्रेन की बात करें तो वहाँ की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है यूक्रेन की वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब एकदम बच्चा है उसका, रशिया का मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ही वीक है। देखिए रशिया की बात करें ना तो रशिया के पास 4 गुना ज़्यादा एक्टिव फोर्सेस हैं, एक्टिव आर्मी है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, रशिया के पास 4 गुना ज़्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, 15 गुना ज़्यादा फाइटर जेट हैं और 5 गुना ज़्यादा टैंक्स हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब ये तो सुपर पावर हो गया, इसके सामने तो कुछ फिर टिक ही नहीं पाएगा, वही वाला सीन हो गया। इसलिए यूक्रेन अपने 2.5 लाख रिजर्व फोर्स को डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, सिविलियंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। तो वो अपने लोगों को ये कर रहे हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है ये, तो उनको मतलब सेफ्टी के लिए अब खुद ही एक ही रास्ता है कि खुद को ही सेफ करना है, तो इसलिए वो अपने जो सिविलियन है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। यूएस ने ये एस्टिमेट किया है कि अगर यहाँ पे ऑल आउट वॉर होता है पूरी तरीके से तो कितने 50,000 सिविलियन की डेथ हो जाएगी। अब देखिए ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी चौथा 5वां दिन चल रहा है, तो इस हिसाब से ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ओके। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे सेफ्टी उधर लेके आया गया है, वहाँ से जो मेन टारगेटेड एरियाज थे वहाँ से हटा के उनको कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे ले जाया गया है सेफ्टी के लिए, तो उस तरीके से जान बचाई जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे वो टारगेट ना करके, ऐसे एरियाज में जहाँ पे टारगेट ना किया जाए, वैसे भी अगर बॉम्बिंग करते हैं तो भी बहुत खतरा हो जाएगा। जैसे कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया है बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि यूके, यूएसए, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन सभी ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है और रशिया को आइसोलेट करने का पूरा प्लान बनाया कि भाई इसको हम आइसोलेट कर देंगे, इस इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। ऐसा चीज़ हुआ है जो कि कहीं ना कहीं सही भी है और ऑप्शन बचता नहीं है। और ये भी कहा कि अगर रशिया एक तरफ भी आगे बढ़ता है इन्वेजन की तरफ तो और ज़्यादा सैंक्शन लगाए जाएंगे, और बढ़ ही गया, 5वां दिन चल रहा है तो सैंक्शन और भी ज़्यादा मजबूत कड़े हो जाएंगे। देखिए यूएसएसआर की बात करें तो ये कुछ यूएसएसआर की बात करें तो इसका जो पूरा एरिया था वो 86,46,000 स्क्वायर माइल इसका कुछ एरिया था, और ऐसा लग रहा है कि फिर से वैसे ही तानाशाही वाला सीन पुतिन जो है वो कर रहे हैं। मतलब ये यूएसएसआर जो है 7 टाइम्स बड़ा है इंडिया की बात करें तो उससे एरिया वाइज। देखिए कीव की बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलस सिटी है यूक्रेन की और बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे ही रूस ने हमला बोला है और भी ज़्यादा तेज कर दिया, और भी ज़्यादा यहाँ पे हमला तेज कर दिया है। रूसी हमलों में अब तक सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस के सेंट्रल बैंक पर अमेरिका ने, यूरोपियन संघ और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी समेत कई यूरोपियन देश ने भी रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, जैसा आपने न्यूज़ देखी होगी। तो इंग्लैंड ने रूस के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों के बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस बीच यूक्रेन संकट को लेकर आज रात 1:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है और यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई। इस दौरान 15 सदस्यों में से 11 ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में चर्चा करने के समर्थन में वोट किया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सबका ये कहना था, और कंट्रियों का, यूक्रेन का भी, कि भारत जो है इस मुद्दे पर, इस बड़े वॉर पे अपना पक्ष रखे और इस चीज़ को थमने को कह सकते हैं। रशिया से कहा जा सकता है कि ये वॉर को ख़त्म करें, इसको रोक दें, या ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो है हस्तक्षेप करें। तो भारत ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है। हम सभी इन सिद्धांतों पर सहमत हैं। कि भारत ने अपनी बात क्या कही? भारत ने अपनी बात कही कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने यूक्रेन पर UNSC की बैठक में कहा कि हम हिंसा को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने रूसी
संघ और यूक्रेन के नेतृत्व के साथ अपनी हालिया बातचीत में इसकी जोरदार वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. मूर्ति ने यूएनएससी यूक्रेन प्रतिक्रियात्मक वोट के दौरान रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी बातचीत का उल्लेख किया और कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। अब देखिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लड़ाई विमान जारी है। यहाँ पर रूस ने टैंक्स को, मिलिट्री ट्रूप्स और सोल्जर्स और इतने सारे सब जगह जो है हाहाकार मच गया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है लोगों की। आप देख पा रहे हो, वीडियो है, क्लिप देख सकते हो आप। इस क्लिप में आप देख पाओगे कितना दहशत का मामला सामने आया है, दहशत चल रहा है वहाँ पे। तो आप बता दें कि भारत के 290 से ज़्यादा लोग, 290 अप्रॉक्स के लोग जो हैं इंडियंस थे वहाँ पे यूक्रेन में, तो वहाँ से उनको वापस लाया गया है। और अभी हाल ही में न्यूज़ ये आ रहा है कि और भी जो इंडियंस थे उनको टैंक्स ने बहुत बुरी तरीके से अटैक करा है। इस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ आया सामने के। अब देखिए आगे क्या ही होगा। फिलहाल इतना समझना था कि आखिर ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हुआ और क्या सीन है, क्या पूरा माजरा था, ये समझना आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी था। आई विश कि आपको पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।